टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन 41 साल बाद इस्लामाबाद में OIC का जो इजलास हुआ वो इस एतबार से बड़ा अहम था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के पहले वज़ीर आज़म ने जब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की थी तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और ख़ास तौर पर सुकूत ढाका के बाद वो जो इस्लामिक समिट भुट्टो साहब के ज़माने में हुई, उसने अगर ये कहें कि पूरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रीजन बल्कि आलम इस्लाम का नक्शा बदल दिया। और फिर शाह फैसल का जो रोल और फिर एक ऑयल को एज ए जो क़ुव्वत इस्तेमाल किया गया, फिर बदकिस्मती से बहरहाल जिस तरीके से फिर एक के बाद दूसरी जंगें जो होती रही हमारे मुस्लिम ममालिक के दौरान, ईरान, इराक़, फिर आपने देखा कि ये जो शाम किस तरह तबाही बर्बादी के शिकार हुए। और बदकिस्मती से ये समझा गया कि अब जो इस्लामी ममालिक हैं वो उन्हें सिर्फ ज़्यादातर उनका रोल अमेरिका के तुफ़ैली की हैसियत से रह गया है। 41 साल हो गए। देखिए, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये एक नाकाबिले फ़रामोश कारनामा था। खैर उस लेवल पर या उस सतह पर तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल एक सिर्फ बहुत ही मुख्तसर नोटिस पर अफ़गान अलमिया पर जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है वो उसको क्रेडिट देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसे अफ़गान अलमिया करार दिया। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, चाहे ख़ुद काबुल में बैठे तालिबान इस बात का एहसास ना करें या शायद अब करने लगें कि जो सूरत हाल मजमूई तौर पर अफ़गानों की है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा भी कि अफ़गानों को और तालिबान को अलग करके देखना पड़ेगा कि बहरहाल कहते हैं जी कोई 97% अफ़गानी जो हैं गुरबत से नीचे की लकीर में आए हुए हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की, कमरवेश 20 वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा अहम खिताब था इस कॉन्फ्रेंस में। Now, a country in this situation, after 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for the past 40 years. So I'm really glad all the speakers before me mentioned the gravity of the situation. Especially, I would like to point out what Michael Griffith of the United Nations Secretary General, what he had to say, the figures he gave. So the point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. We, the OIC, it's a big responsibility on us, because not only is it the situation in Afghanistan as it unfolds, it's a religious duty to help them. And I must say that we have to, and I speak to the United States specifically, they must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. Even if they've been in conflict with Taliban for 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. जी, तो कमोबेश 57 या 58 इस्लामी ममालिक में से कोई 20 के वज़राए ख़ारजा का आना, सिक्योरिटी भी पेश नज़र रखी है, फिर उनका एहतमाम, फिर उनका इस्तक़बाल, और बड़ा एक परफेक्ट वो ये कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में इजहार कर रही थी कि बहरहाल बेशुमार इख्तलाफ करें इमरान खान की अंदरून पॉलिसी से, लेकिन ये एक इसे मैंने कहा ना कि इस्लामिक सरबराह के बारे में अहम पेशरफ्त करार दिया जाएगा। हमारे साथ मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहे, बड़ा अहम दौर था उनका। कुछ साहब, एक तो बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। आज हम जरा देख रहे थे कि जो अफ़गान अलमिया करार दे रही है हमारी हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और इसी की बुनियाद पर ये सब बुलाया गया, और सारी दुनिया को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अफ़गान अलमिया जो है अगर मज़ीद बढ़ा, तेज़ हुआ, तो उसके साथ इस पूरे रीजन में पड़ेंगे। लेकिन उससे अब ऐसा नहीं है कि ख़ुद अफ़गान जो हैं या और ख़ास तौर पे तालिबान, यानी तालिबान को मैं कहूँगा इस अलमिया के ज़िम्मेदार नहीं। कसूरी साहब, हाँ, देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इतने लोगों का आना और बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़, अमेरिका, OIC के अलावा अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, सब ये लोग वहाँ ममालिक बरतानिया आए थे, इनके नुमाइंदगान। इसका मतलब यह है कि ये एहसास तो
अब बढ़ता जा रहा है कि जो कोई भी इख्तलाफात तालिबान के साथ हों, इंसानी बुनियादों पर जो वहाँ सूरत हाल है, वहाँ तो लोगों को लाले पड़ गए खाने के, तो ये सियासत तो बाद की बात है। तो पहली बात तो ये लग ही रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ एक तो अटेंशन भी गई है। फिर जो अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिन्होंने नुमाइंदगी की थी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि एक बहुत बड़ी उन्होंने $4.5 बिलियन की उन्होंने कहा है कि वो UN की तरफ से अपील करेंगे अफगानिस्तान के लिए। अब अगली बात ये है, और वो यानी कि वो उनकी कोई पॉलिसी से एग्री करते हैं इंसानी बुनियादों पर जो अफगानिस्तान के अवाम की पोजीशन है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया, इकॉनमी कोलैप्स कर गई है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उस हद तक तो अटेंशन डाइवर्ट हुई है। फिर सऊदी अरब ने कुछ रोल भी शुरू किया है, पाकिस्तान ने भी अपना उसमें कोई हिस्सा अभी भी डाला है, पहले भी डाला था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक फ़ंड क्रिएट हुआ है जिसमें अपील की गई है कि दीगर ममालिक और तंजीमें उसके अंदर जो है कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं, तजावीज़ दे सकती हैं, और उनका जो यूनाइटेड नेशन या जो OIC के अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि उनका ऑफिस होगा काबुल में, जिसके ज़रिए ये सब कुछ रूट किया जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि तालिबान की पोजीशन में कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आई। कहा तो है उन्होंने, और जो उनका आया है स्टेटमेंट उनके नुमाइंदे का, आज मैं पढ़ रहा था एक, और दुनिया में कई जगह छापा होगा, लेकिन हिंदुस्तान जो विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग, कि उनके जो एक मेन कॉलमिस्ट हैं भद्रा कुमार साहब, उन्होंने इस बात को कहा है कि वो जो उनके बयान छपे हैं, और इंडिया के बारे में भी और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अमेरिका से हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, और अमेरिका को ये चाहिए कि वो इंसानी बुनियादों पर देखे, और हम मुस्तकबिल में उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अब आप कहेंगे ये लफाजी है, लेकिन इससे पहले वो बयानात दे चुके हैं कि जी हमारे जो ख़वातीन है कई प्रोविंसेस में उनको इजाज़त है वो हाईएस्ट लेवल पे एजुकेशन की, और जहाँ तक ऐसे महकमे हैं जैसे कि तिब का, मेडिसिन का, उसमें वो काम कर रही हैं, और दीगर में वो जल्द काम करने लगेंगे। तो सूरत मुझे ये नज़र आ रही है तालिबान। कुसरी साहब, आप जो ये फरमा रहे हैं एक हद तक के दुरुस्त, मैं इसलिए कहूँगा कि आपसे मैं कन्फर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिकन और वेस्ट यही कह रहे हैं ना कि ये लफाजी हमें नहीं चाहिए, असल अमल करके दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए अमेरिकन उनके लिए सिंपैथेटिक रवैया नहीं रखते। और फिर हम जो मैंने आपसे जिक्र किया कि इसको अफगान अलमिया करार दे रहे हैं, और आप देखें ना कि काबुल की हुकूमत के नाक के नीचे जो है, कोई कहते हैं कि 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी तालिबान हैं। उनका लीडर नूरुल्लाह वली शायद नाम है, उसको जेल से रिहा किया गया है, उसने ऐलान जंग किया है। अभी पिछले हफ्ते एक दिन में उन्होंने 2 खुदकश हमले किए पाकिस्तान में, बेचारे पोलियो वर्कर को मारा। तो यानी ये कैसे हो सकता है? अव्वल तो खैर सॉरी टू से, मैं आपको समझता हूँ कि आपका बड़ा इस पर पूरी अथॉरिटी हैं कि शायद अफगानी और पाकिस्तानी तालिबान में कोई फ़र्क नहीं। लोग कहते हैं एक सिक्के के 2 रुख हैं। कुसरी साहब, नहीं, आपकी बात में बहुत वज़न है, और यही वजह है कि आज तक उन्हें एक मुल्क ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। बाकियों को तो छोड़े हैं, उनको रिकग्नाइज पाकिस्तान ने नहीं किया, चीन ने नहीं किया, रशिया ने नहीं किया, वस्ती एशिया की रियासतों ने नहीं किया है, और ईरान ने, जिनके बॉर्डर मिलते हैं, जिनको ख़ास तौर पर ख़तरा है कि अफ़गानिस्तान में अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो उनके लिए मुश्किलात बनेंगी। और आपने सही अगर नहीं भी कहा तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ, माजी में रेफ्यूजीज़ के अलावा में तो मुस्तकबिल में भी ख़तरा है कि यहाँ रेफ्यूजीज़ आ सकते हैं। तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। उसके अंदर इस वक्त मेरा यही ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अंदाज़ा लगा रही है कि पुरानी गेम तो कामयाब नहीं हुई। अगर आप लिखें बिल्कुल उनको उनके हाल पे छोड़ दें, तो फिर तो वो पहले पाकिस्तान के बॉर्डर पे इलाका
गैर होता था, अब तो सारा ये सेंट्रल एशिया के लिए अफगानिस्तान इलाका गैर बन जाएगा, चीन के लिए, रूस के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, अमेरिका के लिए। जितने दहशतगर्द तंजीमें दुनिया की हैं जिनको कोई जगह नहीं मिलती और वो इस ताक में हैं कि उनको कोई ऐसा इलाका मिल जाए जिनके गिले हैं मुख्तलिफ ममालिक से, ख़ास तौर पर मगरब में, उनको को मौका मिले और वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि वो तो समझते हैं कि अगर जहाँ भी सेटल्ड गवर्नमेंट होगी उनके लिए मुश्किलात बनेंगी। तो अब दुनिया ने ये सोचना है कि करे क्या। एक तो बड़ी आपने भी सही बात की, पते की तालिबान और गवर्नमेंट की जो बात हो रही थी वो भी फेल हो गई है, इन द सेंस के पहला राउंड जो उन्होंने 1 महीने का सीज फायर किया था वो उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया है। अब जो पाकिस्तानी तालिबान है, अब पाकिस्तानी तालिबान में हर किस्म के लोग हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं और बहुत से लोग हैं ऐसे ही हैं जैसे बंगाल में बिहारी हुआ करते थे, उसमें हर किस्म के लोगों को बिहारी कह दिया करते थे। तो मेरा कहना सिंपली ये है कि यहाँ वाकई टेढ़ी सूरत हाल है, आसान हल नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आसान हल नज़र नहीं, तो आप कहेंगे पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम पड़ गया? पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये पड़ गया है जो उसने इतनी एफर्ट किया है, दुनिया को इकट्ठा किया है कि सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा अफगानिस्तान के अलावा, बाकियों को भी होगा, अमेरिका को बाद में होगा, यूरोपियन यूनियन को उससे थोड़ी पहले हो जाएगा रेफ्यूजीज़ की शक्ल में। लेकिन जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके लिए हेरोइन की स्मगलिंग होगी, उनके लिए और बहुत से मसाइल पैदा होंगे। तो एक कोई आसान रास्ता नहीं है, इसलिए जो ये फैसला किया गया है ये मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमत हो उसके लिए एक कड़ा इम्तिहान है। लेकिन कुसूरी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, OIC आप भी माशाल्लाह जिस ज़माने में वज़ीर ख़ारजा थे बेशुमार बार उनकी कॉन्फ्रेंसें आपने अटेंड की होंगी सारे अरब वर्ल्ड में, लेकिन अब तो जो किसे कहते हैं कि मेक और बनाने और तोड़ने में सबसे अहम रोल तो आपको इल्म है कि सुपर पावर अमेरिका का है और इसमें अमेरिका को चले मुआवजाना रवैया हो, लेकिन रूस और चीन भी गैर इससे मुताल्लिक़ नज़र नहीं आ रहे। यानी 3 बड़ी ताकतें इसमें कोई रोल अदा नहीं कर रही। ऐसे आज जो इस OIC कॉन्फ्रेंस में जो नुमाइंदे हुए, सॉरी टू से, अमेरिकन ये बहुत ही छोटे लेवल के, स्मॉल लेवल के लोगों ने शिरकत करी, बग़ैर इन सुपर पावर के ये मसला या अलमिया ख़त्म होता नहीं दिखाई देता। कुर्सी साहब जी हाँ, बिल्कुल खौफज़दा हैं और इसीलिए वो प्रेशर भी डाल रहे हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अभी तक उनको किसी ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन ये ऐसा है कि ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। कई लोगों के लिए जैसे अमेरिका है, उनको एक मौका था, वो वहाँ से गायब हो गए हैं। गायब की क्या, अब तो लग रहा है धक्के निकाले गए। हालांकि जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसमें वो अब बहुत आसानी से निकले हैं, उन पर कोई अटैक नहीं हुए। उस हद तक तो तालिबान ने मुआहदे की पाबंदी की है, लेकिन वहां अमेरिका की मर्जी के मुताबिक तो नहीं ना वहां से हुआ। वो तो जो हो गया है वो तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो अगर अशरफ गनी वहां ना भागते, अब तो प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने क्लियरली कह दिया है कि मैंने दावत दी है कि केओस ही ना हो जाए, क्योंकि ना सिर्फ वो भाग गए अशरफ गनी बल्कि पूरी हुकूमत उनके साथ भाग गई, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो उनका मुझे तो खतरा था कि यहाँ बिल्कुल केओस हो जाएगा। तो अब क्या देखें ना, इस पोजीशन में आप ब्लेम किसको करेंगे? ये तो सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि वहमो गुमान में नहीं था। करज़ई भी कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है, वो जो है अमेरिका के नुमाइंदे थे ज़ल्मे खलीलज़ाद, कि जी एग्रीमेंट हमारा हुआ था इश्तराक पे, एक एग्रीमेंट पे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे, लेकिन वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। शुक्रिया कुसूरी साहब। मियाँ खुर्शीद कुसूरी साहब, आपको इल्म है कि अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं इन उमूर पर, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और इंडिया पर। मैंने कहा कि बहरहाल OIC का इजलास इस एतबार से पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए अहम था कि 58 मुल्क के नुमाइंदे, जिसमें 20 वज़राए ख़ारजा ने भी शिरकत की, और इससे एक हद तक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को एक स्वाद भी मिला जो अफ़गान अलमिया के हवाले से है। ब्रेक के बाद आएंगे तो अभी इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिर आपको खुश आमदीद कहता है। और एक हद तक OIC ने ये तो स्टेप उठाया कि कोई जो एक इस्लामिक फ़ंड रेजिंग के लिए एक बैंक के क़याम का, जिसका हेडक्वार्टर OIC के तहत काबुल में होगा, और इब्तदाई तौर पर सऊदी अरब ने कोई 263 मिलियन कोई 1 अरब रियाल करा है, तो शायद इतने ही बनते हैं डॉलर के करीब, शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन वो कहते हैं जी कोई 11 बिलियन डॉलर या के जो फ्रीज़ किए हुए अमेरिका ने वो अगर रिलीज़ कर दें तो शायद ये अलमिया अफ़गानिस्तान का जो हो रहा है या होने जा रहा है ख़त्म हो जाए। हमारे साथ साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा मोहतरम नजमुद्दीन शेख साहब है। शेख साहब, आपने सेक्रेटरी ख़ारजा की हैसियत से और फिर सफ़ीर की हैसियत से मुझे ईरान में, अमेरिका में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे पाकिस्तान के हवाले से, फिर अफ़गान इशू भी आपके ज़माने में आया। तो OIC का जो किरदार है, लोग कहते हैं नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं होता, या ज़्यादा ये कि जो इस वक्त माली इमदाद कर दी उन्होंने, कोई 1 अरब डॉलर की सऊदी अरब ने, कुछ बाकी लोग दे देंगे। जी शेख साहब। देखिए, मुझे लगता है कि इसको आप पाकिस्तान की और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की एक कामयाबी समझिए, क्योंकि इस मरतबा कॉन्फ्रेंस बहुत सही तरीके से की गई है और इसमें जो प्लेजेस किए गए हैं वो भी अच्छे हैं। हमने इस पे फोकस नहीं किया कि कौन से जो दूसरे ममालिक थे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कितनी आई और कितनी नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने इसको बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल एशिया के साथ अपनी डायलॉग जो है वो इसी दिन पे रखी, और इस वजह से 5 जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स उस कॉन्फ्रेंस पे चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए। लेकिन ये एक छोटी बात है, क्योंकि जो बड़े पार्टिसिपेंट्स थे वो सब यहाँ थे, और मुझे लगता है कि अगर 57 ममालिक में से पूरे ममालिक नहीं आए या 18-19 के करीब आए, तब भी हमारी तरफ से कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई, और जो इसके लिए प्लेजेस किए गए हैं अफगानिस्तान के लिए वो खासे अहम हैं। और ज़्यादा अहम ये है कि UN वालों ने कहा कि वो पैसे 2,80,000 $280 मिलियन रिलीज कर रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने 1 बिलियन रियाल 1 अरब रियाल प्लेज किए हैं, और इस तरह आपने कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन पैसे जो जमा किए हैं वो कम अहम है। ज़्यादा ये है कि अमेरिका के और दूसरी पार्टिसिपेंट जो हैं उन्होंने ये इशारा दिया है कि वो इस वक्त जो इक्तिसादी और दूसरे लगी हुई हैं सैंक्शंस, उन सैंक्शंस को दूर करने के लिए वो तरीके ढूंढ रहे हैं। मेरा अपना कहना था मुजाहिद साहब, और जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, कि मेरी नज़र में इस वक्त तालिबान को समझाना होगा कि इनके पास न एक्सपर्टीज है न वो बंदे हैं। लेकिन शेख साहब, आप तो जो समझाने की बात कर रहे हैं, तो ना तो वो सुनते हैं ना समझते हैं। हमारा तो अभी इतना अपोलोजेटिक रवैया है, तवातुर से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये अलमिया है, मगर आप ये देखिए ना कि एक दूसरा बड़ा अलमिया जो पाकिस्तान के लिए एक बार पैदा कर रहे हैं। मैं अभी खुर्शीद कुसूरी साहब से भी कह रहा था कि पाकिस्तानी तालिबान जिनकी 3-4 हज़ार तादाद है, उन्होंने तो ऐलान जंग किया हुआ है। जब काबुल में बैठे हुए तालिबान को ये नहीं रोक सकते, तो बाकी वो IS और दीगर दहशतगर्दों को कैसे रोक सकेंगे शेख साहब? देखिए इसमें पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि आप दाइश पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप TTP पे भी कंट्रोल करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान के साथ आपका ताउन चल नहीं सकता। ये पाकिस्तान को वाजे कर देना है तालिबान को कि ये आप नहीं कर सकते कि आप कहें कि TTP और TTA एक ही सिक्के के 2 हिस्से हैं। ये नहीं किया जा सकता। आपको अपने आप को TTP से बिल्कुल अलग करना होगा, और अगर आप पाकिस्तान का ताउन चाहते हैं तो वो ताउन इस शर्त पे मिलेगा कि आपका TTP के साथ कोई
रास्ता नहीं होगा और आप टीटीपी को किसी जगह अपने यहाँ कुन्नड़ में मसलन या अपने जलालाबाद में आप उनको जगह नहीं देंगे। ये तो वाज़ेह हमारा डिमांड होगा और इसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। देखिए, हम कहते रहे हैं कि तालिबान और के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ब्रादराना रिश्ता है, लेकिन ब्रादराना रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में बहुत सारी अंगड़ाइयाँ हैं और इन अंगड़ाइयों के लिए अभी भी कारज़ाई साहब जब बात करते हैं पाकिस्तान की तो वो इस लहजे में करते हैं कि पाकिस्तान दोस्त नहीं है, पाकिस्तान ने हमारे लिए तकलीफ पैदा की है। और इसी तरह और भी जो लीडर्स कहलाते हैं उन सब का भी इसी किस्म का रवैया रहा है। अभी कुछ सयाफ साहब दूसरों ने इसमें शेख साहब ये जो देखें ना आप जो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, खाली यही मसला नहीं, यानी आप ये देखें कि इस वक्त जो काबुल में बैठे हुए तालिबान की आए नहीं थे कि उनकी दहशत के सबब और जो उनके रवैये के सबब, उनकी सोच के सबब, यानी कंधार से चले नहीं थे। 1.25 लाख तो वो थे जो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए और वो सब पढ़े लिखे थे, डॉक्टर, इंजीनियर जो रियासत चला रहे थे। और कोई तकरीबन कहते हैं जी 35 लाख लोग डिसअपियर हैं, अपने घरों को छोड़ के बैठे हुए हैं, जो बेचारे पुअर अफगान। और ये जो माशाल्लाह आप देखिए कैसे कत्थई और पगड़ियाँ और सफ़ेद जुर्राक और इनकी जो सॉरी टू से इनमें कोई मैं नहीं देखता कि कोई इस अलमिया के हवाले से इन पर कोई फ़र्क आया हो। तो कैसे रियासत चलाएंगे इस तरीके से शेख साहब? ये बिल्कुल पता चल गया है और उसकी वजह से ये ज़रूरी है कि इस वक्त तो जो गए हैं, जो आप कह रहे हैं फरार हो गए हैं, वो तो नहीं लौटने लगे, वो आसानी से नहीं लौटने लगे। जो इस वक्त उनके पास जो पॉसिबिलिटी है, वो इम्कानात हैं, वो ये है कि अपने जो करीबी ममालिक हैं, किर्गिज़स्तान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, इनसे, ये ताजिकिस्तान ख़ास तौर पे, इन सब से ये जितने भी माहिर हैं उनको हायर करें, उनको बुलवाएं। और ये तालिबान की शायद जो महदूद सलाहियतें हैं उसमें ये इम्कानात कम हैं और इसी वजह से मेरा कहना है कि यूनामा को कुछ वक्त के लिए ये जवाबदारी सौंप दें कि आप अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिश करें और एक निज़ाम लाने की कोशिश करें जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि जब तक कि आपके पास एक ब्यूरोक्रेसी नहीं है, जब तक कि आपके पास एक सिस्टम नहीं है, तब तक आप मुल्क को चला नहीं सकते। और मेरी नज़र में इस वक्त तालिबान ये सलाहियतें अख्तियार नहीं कर सकते, न हैं उनमें न। शुक्रिया शेख साहब, आपने यानी मेरा ने तो सवाल इसीलिए उठाया था कि ये जो 1.5 लाख लोग जो पढ़े लिखे फरार हो गए, रियासत कैसे चलेगी। हमारे साथ रियाज खोखर साहब हैं, वो अपनी सीजेंट सफारतकार सिक्योरिटी खारजा रहे, अमेरिका में भी सफ़ीर रहे। खोखर साहब शुक्रिया। मैं भी शेख साहब से बात कर रहा था उससे पहले कसूरी साहब से कि ये जो OIC जिन मकासद के लिए बुलाई गई और ख़ास तौर पर उसमें कहते हैं अफगान अलमिया के लिए, तो ठीक है कसूरी साहब, शेख साहब इसको खुशाइन करार देते थे, आप किस तरह देखते हैं इसको खोखर साहब? देखिए, पाकिस्तान यानी एज ए नेबर ऑफ अफगानिस्तान हमारा एक फर्ज था कि हम उनकी मदद करें। और एक जो हमारे फर्ज में आता था वो ये कि दुनिया का जो ज़मीर है उसको जगाया जाए और बताया जाए कि अगर अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो क्या होगा, यानी कि इट विल बी ए कोलोसल ह्यूमन क्राइसिस। ये एक मकसद था उसका। दूसरा मकसद ये था कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं OIC में, उनको कम से कम इकट्ठा किया जाए और कहा जाए कि भाई आप भी मदद करें, हम तो अकेले हैं और आपकी मदद की बड़ी सख्त जरूरत है। OIC इज ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, UN के बाद ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 57 मेंबर्स।
तो ये बेसिक मकसद ये था। लेकिन खोखर साहब वो आपने खोखर साहब आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन जो जिस अलमिया का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो उन्होंने तो इंस्टीट्यूशनलाइज करा खुदकश हमलों को, पूरे धमाकों को। फिर मोर ओवर जो वेस्ट के लिए सबसे मसला है कि ख़वातीन पर पाबंदी, आप इस तरीके से, और आपने कोई रवैया भी तब्दील किया, और लफाजी पे तो वेस्ट यकीन नहीं करता, अमेरिकन यकीन नहीं करता। हम शायद मुस्लिम उम्मा का पार्ट होते हुए हमदर्दी का इजहार कर रहे हो या सपोर्ट करना चाहते हो खोखर साहब? मुझे साहब आप बिल्कुल बिजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर ये अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो दुनिया इनके लिए नहीं खड़ी होगी। और इनके यानी आप ये सोचिए कि 2.5 करोड़ अफगान जो है वो इस वक्त इस खतरे में है कि ना उनको खाने को मिल रहा है, ना उनको पीने को मिल रहा है, और शदीद सर्दी में वो लोग जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या वो ये तालिबान ये चाहते हैं कि 2.5 करोड़ अफगान पहले मरे और फिर उसके बाद ये सोचेंगे कि इन्होंने अपना रवैया बदलना है कि नहीं? इनके लिए अशद जरूरी ये है कि ये अपना रवैया बदले। जो इन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं दोहा मीटिंग्स में, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्होंने, साहब भी ये कह रहे थे कि इनके लिए रवैया बदलें, लेकिन मैंने बड़ा बसत एहतराम यही आप देख रहे हैं ना कि ना वो रवैया बदल रहे हैं, ना सोच बदल रहे हैं, ना मशवरे सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं। OIC पे तो गुफ्तगू हुई, लेकिन एक और बड़ा PTI का जहाँ क्रेडिट ले रहे थे OIC को, वहाँ उनके गढ़ जहाँ पर वो दूसरी बार हुकूमत कर रहे थे बल्दियाती इलेक्शन में, बड़ा धचका लगा है PTI को। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मौलाना और मरियम बीबी, इनका जोश खरोज अपने उरूज पर है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। और जो बहुत बड़ा जिसे कहें धचका खैबर पख्तूनख्वा में PTI को पहुंचा है कि अपोजिशन को बरतरी हासिल हुई है। जो आखिरी रिजल्ट आ रहे थे उसमें कोई तकरीबन कम वही दुगना, इस पर PTI की क़यादत ने ज़िम्मेदार महंगाई को ठहराया है। अजवाब और भी होंगे, लेकिन देखिए हमारे क्या शौकत चौधरी फरमा रहे हैं। टिकटों की तकसीम मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे एक फैक्टर नहीं हो सकता, कई फैक्टर होते हैं, और सबको हम देखेंगे। पॉलिटिकल फैसले होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। हमने अच्छे कैंडिडेट भी खड़े कर दिए कई जगहों पे, वो भी नहीं जीत सके। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं होता है, आवाम का ट्रेंड होता है। और आवाम का ट्रेंड ये था कि महंगाई इशू है, बिल्कुल है। लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है, हमें इस चीज़ का एहसास भी है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए, ताकि जी हाँ। तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सीनियर रहनुमाई मैं कहूँगा जो इब्तदा के साथ हैं, उसको महंगाई को एक सबब बता रहे हैं। और असबाब भी हैं। हमारे साथ इमरान यूसुफजई ब्यूरो चीफ हैं। जी इमरान, दूसरी बार हुकूमत KP की गढ़ PTI का, उसमें जो शिकस्त बल्दियात में हरीपुर में सफाया हो गया, पेशावर के मेयर जो है जमीयत से मर्दान में ANP वापस आ गई, तो ये तो सिर्फ महंगाई का सबब तो नहीं, और क्या मामिल हैं इमरान यूसुफजई इस हवाले से? जी बिल्कुल मुझे साहब, यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में न सिर्फ नताइज बड़े गैर मुतवक्का हैं हुक्मरान जमात के लिए, बल्कि किसी हद तक अफसोसनाक भी हैं। अगर ये कहा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ ने खासी मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो गलत नहीं होगा। अगर देखा जाए तो पहले 17 अजला में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जो है वो मुनक़िद हुआ। गुज़श्ता रोज़ इसकी पोलिंग हुई और अब तक जो है इसके नताइज का सिलसिला जारी है, इसकी गिनती भी जारी है और नताइज की जो आ रहे हैं उनका भी सिलसिला जारी है। पेशावर के साथ साथ चारसदा, मर्दान और नौशहरा की जो मेयरशिप की जो सीटें हैं वो भी JUI और मुख्तलिफ दीगर जमातों के हाथ में चली गई हैं, और तहरीक इंसाफ की जो है वो हाथ में इस हवाले से काफ़ी कम जो है वो नशिस्तें आई हैं। बात की जाए अगर पेशावर की, तो
पेशावर की 7 तहसीलें हैं जिनमें से सिर्फ एक के ऊपर तहरीक इंसाफ है वो कामयाब हो सकी है। पेशावर की 7 में से 4 तहसीलों की जो चेयरमैनशिप है वो JUI फे के हिस्से में आई है। 2 के ऊपर जो है वो अवामी नेशनल पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है। पेशावर के जो मेयर की अगर बात की जाए तो पेशावर के मेयर के लिए हाजी ज़ुबैर अली जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है और साबिक सेनेटर हाजी गुलाम अली के साहबजादे हैं, वो 62,833 वोट लेकर कामयाब रहे हैं। और उनके मुकाबले में जो PTI के उम्मीदवार थे रिजवान बंगश, उन्होंने 50,000 से ज़ायद वोट लिए। काफ़ी बड़ी लीड के साथ जो है वो मेयरशिप पेशावर की ली है JUI ने। और इसी तरह से अगर बात की जाए पेशावर की दीगर तहसीलों की तो मथुरा में भी JUI के फरीदुल्ला खान जीते हैं। पिछला खरा में JUI के मोहम्मद हारून ने कामयाबी हासिल की है। इसी तरह से शालम तहसील में भी JUI के कलीमुल्ला जो है वो जीते हैं। इमरान यूसुफ़ी बता रहे थे कि जो नताइज आए हैं वो बड़ी हद तक गैर मुतवक्का हैं और ख़ुद PTI की क़यादत ख़ासतौर पर इमरान खान के लिए बहुत बड़ा धचका है कि कैसे वक्त पे जबकि इलेक्शन में साल रहता है और वो अपने गढ़ में और बल्दियाती इंतखाबात को ग्रास रूट इलेक्शन कहा जाता है, निचली सतह पर जहाँ आवाम मुतासर होते हैं और महज महंगाई नहीं, खुद PTI की क़यादत जिस तरह एक दूसरे से दस्तों गिरेमा हुई वो भी उसका शिकस्त का बाइस बनी। और वजह तौर पर हमारे हज़रत मौलाना फजल रहमान जो 3 साल से इमरान खान से सियासी ही इंतकाम लेना चाह रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि वो खुशी से फूले नहीं समा रहे, जो उनका जायज़ हक़ भी है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।